स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे मिथ्स अबाउट रिन्यूएबल, यानी कि रिन्यूएबल के बारे में काफ़ी उड़ा चढ़ा के बहुत ऊटपटांग चीज़ दुनिया में बताया जाता है। वो सबको अच्छे से फिल्टर करने की कोशिश करते हैं ताकि आप खुद से समझ जाइए कहाँ आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। तो मिथ समझते हैं कि क्यों है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा मिथ क्यों है, तभी आप उसको फ़िल्टर कर पाएँगे कि अच्छा आप मतलब समझिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं, वो आप पकड़ लोगे। तो समझिए कि इस दुनिया में बहुत सारे ओल्ड वो ऑर्डर हैं, यानी कि जिनके पास बहुत पावर है। पैसे की सिर्फ़ बात नहीं है, पावर है, यानी कि वो आपको लटका सकते हैं कि और भी बिना हथियार के, ये पावर होता है। तो ये सब बहुत सारे ओल्ड लोग हैं जिनके पास ये पावर है। ऐज में भी ओल्ड हैं, कंपनीज़ भी ओल्ड हैं। तो ये सब बात है कि उनको सबसे बड़ा खतरा है कि अगर डिसेंट्रलाइज़्ड एनर्जी बनने लगता है, यानी कि हर कोई अपना ही छोटा-छोटा करके करने लगता है, तो इनका पावर खत्म हो जाएगा। एनर्जी पे सब कोई डिपेंडेंट है। अगर एनर्जी डिसेंट्रलाइज़ हो जाता है तो इनके जो मोनोपोली है वो खत्म हो जाती है। तो ये समझिए इसीलिए कि मतलब बड़े-बड़े लोग के पास जिनके पास कहने को कुछ नहीं है, बस सिर्फ़ एनर्जी का किसी तरह से मोनोपोली है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स के तौर पे मिला हो, चाहे वो मतलब किसी ऑयल रिग के आस-पास में हो, समझ रहे हैं? मतलब पावर है उनके पास लेकिन उनका खुद का बनाया हुआ नहीं है। वो मतलब जापानीज़ टेक्नोलॉजी जैसा नहीं कि मैंने बनाया या मतलब टेक ओलिगार्फी जैसा नहीं कि उन्होंने बनाया टेक्नोलॉजी तब जाके पावर कर रही है। ये बस है, मतलब नेचुरल ड्रॉ से बन जाता है। और इन सब पे ये सब कंपनी का ग्रैंड टोटल पावर देखेंगे तो बहुत बड़ा होता है। आज के टाइम में इनसे ज़्यादा पावरफुल अब डेटा हो गया, लेकिन मतलब समझिए अराउंड 1850 से अगर देखेंगे, 1850 से लेके अराउंड 1990 तक यही सबसे बड़े होते थे, सबसे पावरफुल चीज़ यही होते थे। मतलब कि गवर्नमेंट में कौन इलेक्ट होगा ये डिसाइड करते हैं। बहुत पावर है इन सब के पास। तो इसीलिए समझिए वो उनका पावर अब उनको दिख रहा है कि हमारा हाथ से फिसल रहा है। तो यहाँ पे ये लोग करते हैं 3-4 चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। सबसे पहला मिसएम्प्रीहेंशन, यानी कि जिस चीज़ की समझ लोगों को ठीक से नहीं है, क्योंकि आप समझिए कोई भी चीज़ को समझने के लिए समय देना पड़ता है, टाइम लेना पड़ता है। आम लोगों की आम ज़िंदगी में उतना ना तो जगह है, ना तो उतना स्पेयर ब्रेन पावर बचा हुआ है कि भैया वो उसको समझने में लगाए। तो इसका फ़ायदा उठाते हैं। दूसरा, हाफ लाई डालते हैं, यानी कि शुद्ध झूठ नहीं देते कि शुद्ध झूठ आप पकड़ लोगे। लेकिन उसमें क्या करते हैं, झूठ में सच का थोड़ा-सा तड़का लगा देते हैं, तो वो फ़िल्टर से बायपास कर जाता है। फिर रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी हर कोई चेंज नहीं होना चाहता और ये इंसानी नेचर, मैं भी नहीं चेंज होना चाहता, आप भी नहीं चेंज होना चाहते, लेकिन मतलब क्या है ना, समय का पहिया है वो चलते ही रहता है। तो ये चेंज के जो हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वो इंस्टिंक्ट का फ़ायदा उठाया जाता है। और प्लस आउटडेटेड डेटा ले लेते हैं, यानी कि जो डेटा एक टाइम पे सही था, उस डेटा को लेके आपको आज का मूर्ख बनाते हैं। तो ये सब मिला के इतना पावरफुल मिथ बन सकता है कि लोग जो आँख से देख रहे हैं कि मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ, उसे रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं, 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 वो तो हुआ ही नहीं। अरे सर, आपने खुद की आँखों से नहीं, नहीं, मैंने देखा ही नहीं। ये हो जाता है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। मिसएम्प्रीहेंशन, यानी कि सही की समझ ना होना। दूसरा, हाफ लाई, यानी कि शुद्ध झूठ नहीं बोलते हैं। वो झूठ में थोड़ा सा सच मिला के डाल देते हैं। रेजिस्टेंस टू चेंज, लोग चेंज नहीं होना चाहते हैं, ये मतलब हर किसी के साथ है। ये इंसानियत का एक साइड इफेक्ट है और मतलब हमें नेचुरल सिलेक्शन का साइड इफेक्ट है। तो ये है। और फिर आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन, जो कि एक टाइम पे सही था, अब सही नहीं है, लेकिन उस टाइम का सही मान के आपको बैंड में जाएँगे और उससे समझिए वही आँख के होते हुए भी लोग अंधे हो जाते हैं। तो ये होता है कोर रीज़न कि आपका मिथ इतना पकड़ कैसे लेता है। एक ही मिथ, आप कहीं के भी लोगों का देखेंगे रिन्यूएबल्स के अगेंस्ट का मिथ, सबका एक ही कमेंट है, घूम फिर के एक ही है। और उस कमेंट को अगर आप पार्स करेंगे, हज़ारों लोगों का देखेंगे, तब भी आप घूम फिर के वही आएगा कि यही सारी चीज़ का मिक्सचर है वो। अब कोई सुधरना नहीं चाहता, कोई देखना नहीं चाहता, कोई आउटडेटेड डेटा को लेके, भाई वो डेटा कब होता था, 1990 में सही होता था, अब नहीं सही है। तो ये सारा डिटेल हटा दिया जाता है और बस मिथ जो है मतलब सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है, यानी खुद से खत्म होता ही नहीं है। फिर ये समझिए कि लोगों का रिन्यूएबल से एक्सपेक्टेशन भी कुछ ज़्यादा ही था। रिन्यूएबल्स का मतलब जिस तरह से सेल्समैन समझिए उनके भी थे, रिन्यूएबल्स के भी थे, तो उनका एक्सपेक्टेशन था कि भाई ऑयल एक दिन में खत्म हो जाए, भाई फेज आउट करना होगा, धीरे धीरे दिन बाय दिन ईंटा लगा 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 के करना होता है, ऐसा नहीं होता कि बस आप कर दो। तो उससे ओवर एक्सपेक्टेशन लोगों की जो आई और उसके कारण लगता है भाई रिन्यूएबल तो डिलीवरी नहीं किया, सपने तो हमें बहुत दिखाए, डिलीवरी तो हुआ नहीं। बात है डिलीवरी वो किया, लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब ये होता है ना कि सबको लगता है भैया हमारा नौकरी में तो हमको 50-60 लाख रुपया मिल जाएगा, भाई जब करने जाए तो भैया 5-60 हज़ार मिल जाए ठीक से, तो वही बहुत बड़ी बात है। तो ये समझिए। और एनर्जी सेक्टर जो समझिए जो आउटपुट हुआ कि जो उतना ओवर एक्सपेक्टेशन है, उससे लोग बहुत गुस्सा आ गए। जैसे एक सिंपल छोटा एग्जांपल लेते हैं, काफ़ी लोग शिकायत करते थे, अरे सोलर सिर्फ मूर्ख बनाते हैं, जब लाइन भागता सोलर बंद हो जाता है। हर इंजीनियर, हर टेक्नीशियन जो आपके घर में आके सोलर इन्वर्टर लगा, अगर वो ग्रिड टाई है तो वो आपको मुंह खोल के बताएगा कि देखिए सर, अगर सोलर है और वो ग्रिड टाई है तो ग्रिड उसको होना ज़रूरी है, ग्रिड अगर नहीं है सोलर बंद हो जाएगा।
आपको बताया जाएगा, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, मिस एम्प्रीहेंशन नहीं ले रहे हो, प्लस आपका एक्सपेक्टेशन था सोलर लगाएंगे तो हमारा सारा समस्या खत्म हो जाएगा। जैसे मान लिया अभी पाकिस्तान में कुछ लोग होंगे जिनके पास सोलर का ये था, क्या बोलते हैं, आराम से सोलर विथ बैटरी बैकअप था, उनको कोई टेंशन नहीं है, लाइन भागा ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कुछ लोग जिनका ग्रिड टाई था वो तो सोचे कि भैया हम बचे रहेंगे, ले अगले दिन भी बिजली चालू नहीं हुआ, क्यों, ग्रिड नहीं था। तो ये समझना बहुत, इससे लोग बहुत गुस्सा आ जाते हैं जब थोड़ा समझ रहे हो डिटेल ठीक से नहीं पकड़ पाते हैं। और डर जाना लोगों का कि ग्रोइंग पेन से, यानी कि कोई भी चीज़ आप शुरू में बनाते हैं ना, ये होता है हर किसी को लगता है कि भाई हम बनाएंगे बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। आप बनाओगे फेंकोगे, फिर दूसरा बनाओ फिर फेंकोगे, ऐसे ऐसे करते 15-16 बार के बाद तो अब जाके बस कुछ आता है कि हाँ भाई यूज़फुल है। जैसे आज मैं आपको एग्जांपल दूं कि इस तरह का वाईफाई राउटर आराम से आप खरीद सकते हो, कोई टेंशन नहीं, कोई लोड नहीं लेना। क्या इस तरह का राउटर एक दिन में बना है? दशकों का रिसर्च लगा है, तब जाके इस तरह का राउटर जो आराम से मुझे 300 मतलब मेरा फाइबर का जितना स्पीड है उतना ही हमको कहीं पे भी दे पाता है, दाम भी बहुत नहीं है। तो ये सब एक दिन में नहीं होता है, इसे हम लोग कहते हैं ग्रोइंग पेन्स। यानी कि जो शुरू में लोग राउटर खरीद रहे थे, गया गुजर राउटर उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ रहा था, 10 Mbps उनके लिए बड़ी बात होती थी, उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा, तभी जाके ये आ पाया। तो ये डर जो है कि मतलब सोलर पहले ही दिन में एकदम गर्दा नहीं उड़ा दिया तो लोगों का डर है, अरे भैया टाइम लगे, भाई वो नेचुरल है। तो ये सारा मिल के एक ऐसा वो बना रहता है इकोसिस्टम जिसमें मिथ मरबे नहीं करता। मतलब आप 1000 बार डिबंक कर दीजिए, लोग वापस वही चीज़ बोलेंगे और आप थक जाओगे बात करते करते। तो वही समझिए कि ये सारे चीज़ का जो मिक्सचर बन गया ना, वो बैंड बजा रहा है। तो अब आते हैं सबसे कोर लेवल पे, इमिशंस। ये सबसे मतलब कि मतलब इससे इमिशन होता है, सोलर से इमिशन होता है, विंड से इमिशन होता है। क्या ये बात सच है? एकदम सच है। दुनिया में आप कुछ भी बनाइए, चाहे वो एक बैटरी हो, चाहे लेड एसिड हो, चाहे लिथियम आयन हो, चाहे लिथियम टाइटेनेट हो, चाहे विंड फार्म हो, चाहे सोलर पैनल हो, कुछ भी बनाइए, थिंक करेंगे उससे इमिशन होगा। ठीक है, ये लॉ ऑफ फिजिक्स है, इसे नहीं ब्रेक किया जा सकता। ठीक है, दूसरा, अब आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ, वो आधा सच है कि इमिशंस होगा, बात सही है। फैक्ट आपको ये बताता है कि इमिशन सस्ता नहीं है। आप कभी भी इमिट करते हैं तो आपको खर्चा देना पड़ता है। बोले भाई इमिशन पे खर्चा है, हाँ। एग्जाम्पल देते हैं कि एयरलाइंस कंपनी जो है, ठीक है, एयरलाइंस है वो अपने प्लेन में बहुत खर्चा करती है। जैसे कि उनको 2 कंपनी इंजन बेच रही है, जैसे मान लीजिए रोल्स रॉयस बेच रहा है, जनरल इलेक्ट्रिक बेच रहा है। जनरल इलेक्ट्रिक बोल रहा है कि हमारा इंजन महंगा है, तो लोग बोलेंगे तो उसको नहीं खरीदो। नहीं, जनरल इलेक्ट्रिक बोल रहा है हमारा आपका 5% फ्यूल तेल बचा देगा, तो लोग क्यों खरीद रहे? इमिशन से उनको लेना देना नहीं, टका टका बचेगा। तो वही समझिए कि हम लोग जैसे कि टोयोटा अमेरिका का मार्केट में क्यों छापा है, क्योंकि उस टाइम फोर्ड लोग माइलेज पे नहीं फोकस कर रहे थे। टोयोटा बोला भैया हम आपका तेल बचाएंगे, पैसा बचाएंगे। तो वही समझिए पैसा बचाने से क्या हुआ, साइड इफेक्ट हो गया कि इमिशन घट गया। तो ये समझने वाली बात जरूरी थी। इमिशन कभी बस ऐसे हो नहीं जाता कि आप कुछ कर रहे हो इमिशन हो गया। इमिशन के लिए पैसा देना पड़ता है। कंटेनरशिप देते बहुत इमिशन होता है, उसके लिए पैसा दिया जाता है, जितना ज़्यादा इमिशन उतना ज़्यादा पैसा दिया जाता है। तो अगर किसी भी कारण से सोलर पैनल या विंड फार्म को बनाने में इमिशन बहुत ज़्यादा होता तो उसे कोई बनाता ही नहीं, जो कि शुरू में होता था। जैसे जब सोलर पैनल का अर्ली डेवलपमेंट हुआ, जो सैटेलाइट के लिए किया जाता था, ऑब्वियसली उसमें और कोई ऑप्शन नहीं था तो वही करते थे। लेकिन अब के टाइम में वो नहीं है, नहीं तो अगर वैसा होता तो लोग बनाते ही नहीं सोलर फार्म। सोलर फार्म छोड़िए, सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी नहीं होती। क्यों बोलती? वो आपको बेचती कैसे? क्योंकि उसे एनर्जी तो डालनी पड़ती है ना, वन वे और दी अनदर। रिफाइनमेंट प्रोसेस हो, फैब्रिकेशन प्रोसेस हो, एचिंग प्रोसेस हो, जितने भी प्रोसेस हैं सब में एनर्जी लगता है, वो एनर्जी का बिल देना पड़ता है। और उसका इमिशंस आप बोल रहे हो, तो अगर उसका इमिशन बहुत ज़्यादा होता, जितना एनर्जी वो देगा, तो कोई उसे खरीदता ही नहीं। बोलता देखो भैया इसको बना ये खरीदने में मुझे 10 लाख रुपए लग रहा है, जो ये बिजली देगा जिसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो मान लीजिए 500 साल है, नहीं खरीदिएगा ना। बोलिए भाई देखो 25 साल एक्सपेक्टेड लाइफ है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10 साल कर दो, बैटरी लगा देते हो तो चलो ठीक है, थोड़ा सा लंबा लग सकता है, मान लीजिए 11-12 साल तक लग सकता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में, लेकिन हो जाना चाहिए उस सामान के खराब होने से पहले, तभी ना आप खरीदते हो, नहीं तो नहीं खरीदोगे ना। तो वही समझिए, इमिशंस फ्री नहीं होता है। और अगर कोई चीज़ का मास प्रोडक्शन हो यानी कि उसका इमिशन कम है, नहीं तो नहीं किया जाएगा। तो ये समझिए। अब क्या इमिशन है सोलर और विंड का? एब्सोल्युटली मैथमेटिकली फिजिक्स के लेवल पे है, लेकिन उसका इमिशन जो है कोल पावर प्लांट से किसी भी मामले में कंपेरेबल नहीं। ये है कोल का पावर इमिशंस देख लें तो कितना ग्राम से लेके कितना किलोग्राम वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ता है पर किलोवाट आवर। मतलब एक यूनिट बिजली बनाने के लिए कितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है कोल का। और इसीलिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर मतलब सोलर पैनल का इमिशन होता, इतना ज़्यादा होता कि कोल से कम रहता है, तो कोई उसे नहीं बनाता। तो कोल का हम लोग लेते हैं मैथमेटिकली आता है 200 मतलब 921 ग्राम्स किलोवाट मतलब पर किलोवाट, एक यूनिट बिजली के लिए उसे सेल करना पड़ता है अराउंड, लगभग समझिए 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में डालता है। ऐसे करके समझ लीजिए कि अगर आप गैस चलाते हैं, नेचुरल गैस में चूंकि हाइड्रोजन ज़्यादा एनर्जी कैरिंग कंपोनेंट होता है, क्योंकि वो होता क्या है, मीथेन, CH4, मीथेन बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड से आपको ज़्यादा एनर्जी मिलती है, तो वो सिर्फ 700 ग्राम्स रिलीज करता है पर यूनिट के लिए। तो समझ रहे हैं, इसीलिए सब लोग नेचुरल गैस में शिफ्ट होना चाहते हैं कि
वाटर वेपर ज़्यादा निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलता है। तो ठीक है, लेकिन इमिशन आप देख रहे हैं अभी भी है। अब इसको आप सोलर तक लाते हैं, क्योंकि सोलर पैनल बनाने में एनर्जी लगा, और सोलर पैनल अनंत नहीं चलेगा, वो सिर्फ 25 साल चलता है। ठीक है, आप 25 साल का दिखाइए, अब 25 साल में उसने कितनी यूनिट बेची, उसमें उसे डिवाइड किया जाएगा। कोई सोलर फार्म में तो आपको कोई एग्जॉस्ट नहीं निकलता रहता है ना, तो उसको डिवाइड करेंगे तब आपका नंबर आएगा बहुत छोटा सा। यानी कि सोलर का जनरली कहा जाता है 43 ग्राम्स होता है पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और आप कोयला का कितनों कर लिए, लगभग 1 किलोग्राम होता है। 43 ग्राम वर्सेस 1 किलोग्राम, कहाँ से लोग कंपेयर कर रहे कि भैया, ये बहुत लोग बोलेंगे कि अरे विंड में सोलर में बहुत इमिशन है। विंड तो बहुत नीचे उतर गया है, 13 ग्राम तक उतर गया है। मतलब विंड इतना स्पीड से क्यों नीचे उतरा, बात वही है, इसीलिए हम लोग विंड टरबाइन बड़ा बनाते जा रहे हैं। पहले विंड टरबाइन होता था कुछ किलोवाट का, फिर हुआ मेगावाट क्लास टरबाइंस आने लगे। अभी हम लोग वैसे जगह पे आ गए जहाँ 10-10 मेगावाट के टरबाइन समुद्र में लगाए जा रहे हैं। तो 10-10 मेगावाट का टरबाइन का फायदा क्या होता है, एक जनरेटर लग रहा है, एक जॉइंट है जिसको आपको ग्रीस करना है, मेंटेन करना है, मेंटेनेंस कॉस्ट घट जाता है, और वो ज़्यादा मतलब टावर ऊंचा रहता है, ज़्यादा हाई स्पीड हवा को एब्जॉर्ब कर पाता है, ज़्यादा एनर्जी बनाता है, तो उसका जो आउटपुट है वो बढ़िया होते जा रहा है। तो कितना लाइफ टाइम का आप कैलकुलेट करें, 13 ग्राम होता है। कहाँ से इसे आप कोयले से कंपेयर कर रहे हैं, कहाँ से इसे आप नेचुरल गैस से भी कंपेयर कर रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो आपको मूर्ख बनाने वाले कोई भी हो रहा है कि सोलर में इमिशन होता है, क्या होता है, एकदम होता है। कोई भी चीज़ आप इस ब्रह्मांड में होना है, चाहे वो न्यूक्लियर ही क्यों ना हो, उसमें भी इमिशंस होगा। और जिस स्पीड से विंड चल रहा है, विंड न्यूक्लियर से आगे जा चुका है बाय द वे, जस्ट सो आपको पता रहे। सोलर भी कुछ साल के अंदर पहुंच जाएगा। तो वही समझिए कि अगर ऐसा नहीं होता तो कोई बनाता ही नहीं। मतलब एक बात अलग होता है कि हाँ आप सैटेलाइट के लिए बना रहे हैं, लेकिन ऐसे मास प्रोडक्शन के लोग अपने घर के छत में लगा रहे हैं, वो तो होता ही नहीं। फिर ये समझिए कि जब भी मार्क वन किसी चीज़ का प्रोडक्ट का बनाया जाता है, वो कभी अच्छा नहीं होगा। आपका एक्सपेक्टेशन हो कि वो अच्छा हो, तो आप कुछ फूक रहे हैं, गंदा वाला चीज़ फूक रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। आपको याद है मोबाइल फ़ोन में हम लोग 2G के लिए उछलते थे, 3G आए तो उछलते थे। आज हम लोग मतलब आराम से यूट्यूब वीडियो आप देख सकते हो मोबाइल नेटवर्क में ढंग से, लेकिन कोई ध्यान भी नहीं देता। हम लोग मैं GPRS के टाइम से आ रहा हूँ, तो मैं अब क्या रहूँगा कि उस टाइम में कि अरे भैया GPRS है तो कल को मतलब ये यूज़लेस है। यूज़लेस था, लेकिन वो मार्क वन प्रोडक्ट था, उसने गाड़ी खोली, फिर उस गाड़ी से मार्क टू बनाया गया। मतलब आपका समझ लीजिए 3G आया, 3G का अगेन वो भी यूज़लेस था, 3G को बेच के 4G लाया गया, 4G एक्चुअली यूज़फुल है, फिर अब हम लोग दोबारा यूज़लेस की तरफ जा रहे हैं 5G। बट अब समझ लीजिए कि हमेशा मार्क वन प्रोडक्ट कचरा ही होगा, और आपको मार्क 2-3 तक वेट करना पड़ेगा। मतलब एक टाइम में ऐसा था कि मेरा जो पहला कंप्यूटर था, मैं 2 GB का रैम था, मैं उछल रहा था। आज मेरे फ़ोन में 8 GB का रैम है। तो वही समझिए, मार्क वन के पीछे लोग देख के उछलने लगते हैं। अब वही समझिए, और जितने करंट एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है, उसका जो CO2 फुटप्रिंट है वो बहुत घटते जा रहा है, और कितना लंबा टिक पा रहे हैं वो भी बेहतर हो जाए। पहले पहले सोलर पैनल की वारंटी आती थी 10 साल की, अब सोलर पैनल की वारंटी आ रही है 25 साल की, और कंपनीज हैं जो 25 साल से टिके हुए हैं मार्केट में। यानी आपको पता है कि एक्चुअली कंपनी रहेगी और वारंटी ऑनर किया जाएगा। और बहुत सारे सोलर फार्म है जो एक्चुअली उतना मतलब 10 साल क्रॉस कर चुके हैं, और डेटा है हमारे पास कि नहीं भैया ये काम करता है। तो ये समझिए कि हर मामले में, किसी भी मामले में सोलर और विंड का CO2 फुटप्रिंट बहुत कम है। कोयला और गैस के कंपेयर में दूर दूर तक नहीं आता। और सोच लीजिए अगर होता तो कोई इसे बनाता ही नहीं। तो वही समझिए, और कोयला और गैस का दाम मतलब जो CO2 इमिशन है वो तो फिक्स्ड है, उसका तो कुछ बदला नहीं जा सकता, क्योंकि तो आप पढ़ सकते हैं ना कि भाई कोयला इतना है तो उसमें इतने कार्बन है, वो तो निकलेगा ही, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। और कोयला और गैस का दाम भागते जा रहा है, वहीं पे अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी का दाम देखें वो घटते जा रहा है। यानी कि 2010 के आसपास में अगर मैं 10 लाख रुपए लेके आता कि भैया मुझे इस घर में सोलर लगाना है, मैं कुछ खास नहीं कर पाता, 3-4 किलोवाट में रो देता, क्योंकि आते ही नहीं थे पैनल उतने बड़े बड़े, उतना डेवलपमेंट ही नहीं था। और उसको अगर 2005 कर देते तो लोग बोलते भाई सोलर पैनल क्या चीज़ है जो तुम छत में लगाना चाहते हो। मतलब ऐसा नहीं था कि बना नहीं था पैनल, सैटेलाइट में यूज़ हो रहा था, लेकिन दाम इतना था कि उसका कोई मतलब नहीं था। और वहीं आज देखिए, आज मेरे को वो 10 लाख का भी ज़रूरत नहीं है, मैं अराउंड 7-8 लाख में आराम से बैटरी बैकअप के साथ मेरे घर के ऊपर आराम से 6-7 किलोवाट आवर का सोलर फार्म आज लगाया जा सकता है। आने वाले टाइम में उसका दाम और घटेगा। विंड फार्म का भी वही हो रहा है कि हाँ, विंड फार्म घर के लिए नहीं होता है, और ना ही ज़मीन पर लगाने लिए, उसका मेन जगह है समुद्र पर लगाइए। और उसका भी अब साइज़ जैसे बढ़ाया किया जा रहा है। एक टाइम पे था कि 10 मेगावाट कभी नहीं होगा, अभी आराम से 10 मेगावाट क्या है। कुछ लोग कोशिश करेंगे उसे 14 मेगावाट या 15 मेगावाट तक ले जाया जा सके। वो जहाँ आने लगेगा और बिजली कम जाएगा, तो CO2 भी घटेगा, दाम भी घटेगा। कोयला और गैस का दाम तो कंटिन्यूअसली भागते जा रहा है ऊपर के डायरेक्शन में। तो इमिशन वाला गलती से भी मत किसी कोई आपको मूर्ख ना बनाना चाहिए कि अरे उसमें भी इमिशन होता है। हाँ होता है, बस ग्राम वर्सेस किलोग्राम का अंतर होता है, इतना बड़ा अंतर है। अब आते हैं रिलायबिलिटी की, ग्रिड रिलायबल नहीं होगा, जैसे कि पाकिस्तान हो चाहे आपका टेक्सास हो। तो ये समझिए कि हमारा करंट ग्रिड जो है ना, जो मतलब कोयले पे चल रहा है, गैस पे चल रहा है, वो भी स्टेबल नहीं है, वो भी 100% रिलायबल नहीं है। उसमें होता है बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे डाउन टाइम हो जाए, फॉल्ट हो जाए, ट्रिप हो जाए, यही सब तो हुआ जो मतलब आपका पाकिस्तान पूरा का पूरा देश का ग्रिड को डुबा डाला, टेक्सास पूरा का पूरा ग्रिड को लटका डाला, और दोनों किस्म में लोगों की जान गई।
तो ऐसा कैसे हो जाता है? तो हमारा ग्रिड क्यों चलता रहता है? नहीं चलता है, उसको चलाया जाता है ज़बरदस्ती, वो चलाया जाता है एनर्जी डिस्पैचर। एनर्जी डिस्पैचर्स लोगों का काम है, वहाँ लोग रहते हैं बैठ के चौबीसों घंटा सातों दिन काम करते हैं। वो मतलब समझिए मल्टीपल शिफ्ट होता है, साइकिल करते रहते हैं लोग, उसको हर टर्म को मेंटेन किया जाता है, तब जाके हमारा ये ग्रिड किसी तरह से बिहेव करता है। और वही समझिए ये हाउस ऑफ कार्ड है, मतलब कि बम बम नहीं, अरे कोई कुछ करेगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ना जी ना। हर चीज़ को मेंटेन करते रहना पड़ता है कि मतलब अरे ओवरलोड हो रहा है, इस लिंक को डिस्कनेक्ट करो, यहाँ फॉल्ट हो रहा है इसे आइसोलेट करो, पावर का यहाँ शॉर्टेज हो रहा है इस लिंक से डाइवर्ट करो। लोग हैं हर देश में लगता है जो पूरा एक सेक्टर को मैनेज करते हैं, बहुत सारे लोग लगते हैं, और वो सब अगर अपना काम छोड़े अगले दिन आपका ये जो हमारा ग्रिड रिलायबल हो अगले दिन सुहा हो जाएगा। समझना बहुत ज़रूरी है। और रिन्यूएबल्स उनके नज़रिए से देखेंगे तो उनको कोई इतनी फ़र्क नहीं पड़ती है। रिन्यूएबल्स बस उनके लिए एक एक्स्ट्रा फैक्टर है, मतलब कि ठीक है हम 5-6 डेटा पॉइंट संभाल रहे हैं, छठा एक सातवां एक डेटा पॉइंट आ रहा है और कुछ नहीं है उनके लिए। और रिन्यूएबल समझ लीजिए कि ये बात सही कि रिन्यूएबल मतलब 100% नहीं है, ये बात एकदम सही है, सत्य है, लेकिन प्रिडिक्टेबल है। जैसे कि काफ़ी लोग बोलते हैं सन हमेशा डज नॉट शाइन नहीं करता, ये बात सही है, सन रात को नहीं करेगा, वो फिक्स है, उसे हम लोग कहते हैं प्रिडिक्टेबिलिटी। दूसरी बात मतलब कैसा क्लाउडी होगा, वेदर होगा, इतने सारे जो हम लोग वेदर सैटेलाइट लॉन्च किए उसका फ़ायदा अब उठाया जा रहा है ना। अब पता है कि भैया ये सोलर फार्म इतना एनर्जी देगा, और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो गए हैं हम लोग। विंड फार्म में तो ऑलमोस्ट क्रीपी लगता है कि भैया मतलब जर्मन लोग इतने टाइम से कर रहे हैं, और पूरा यूरोपियन यूनियन का कंबाइंड डेटा थ्रूपुट है वो इतना अच्छा है कि वो 1 साल आगे तक प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट 2-3 मेगावाट प्लस माइनस के अंदर वो बता ले रहे हैं कि भैया हम एनर्जी डिस्पैचर को एक ग्राफ देंगे, उस ग्राफ के हिसाब से वो एडजस्ट करेगा और हमारा मैच करता रहेगा, कोई लोड नहीं लेना है। ये बात सही है, रिलायबल नहीं है, लेकिन प्रिडिक्टेबल है, आपको पता है। तो प्रिडिक्टेबिलिटी का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए इंडिया केस में होता है कि बम बम मात्रा में सोलर लगा दिया जाता है, बम बम मात्रा में, तो क्या करेंगे वो कोयले पावर प्लांट को बोलेंगे भैया तुम बंद हो जाओ, दिन में वो गैस पावर प्लांट को चलाएंगे, फिर वेदर रिपोर्ट से वो डेटा ले लेंगे, और उस डेटा से वो गैस पावर प्लांट का पावर थ्रॉटल करते रहेंगे, कम बेसी करेंगे। फिर जैसे ही शाम होने लगे, आप पता भैया सोलर बैठने वाला है, तो आराम से कोल पावर प्लांट को स्टार्ट कर दिया जाएगा। कोल पावर प्लांट को टाइम लगता है, आधा घंटा तक लगता है स्टार्ट होने में, या उससे भी ज़्यादा लग सकता है। तो वो स्टार्ट होगा अपना आराम से, फिर वो रात भर लोड लेगा, फिर आराम से उसे सुबह जैसे ही सोलर पावर से आउटपुट आने लगा, कोल को बंद कर दिया जाएगा, फिर गैस को स्टार्ट कर देंगे, भैया तुम अब फ्लक्चुएशन बैलेंस करो। ये हो रहा है, मैं भविष्य की बात नहीं करूँ, ये अभी हो रहा है। तो वही समझिए क्यों ये बात सही है, रिन्यूएबल्स 100% रिलायबल है, प्रिडिक्टेबल है, और हम लोग जितना लगाते जा रहे हैं और प्रिडिक्टेबल होते जा रहा है। और समझिए हर देश बहुत सारा रिन्यूएबल एनर्जी डाला है, किसी भी देश का स्वाहा नहीं हुआ कि अरे ये देश उड़ गया क्योंकि उसने रिन्यूएबल डाला। जबकि हल्ला ऐसा करते कि जैसे टेक्सास वाले में तो महा झूठ लोग बोल रहे हैं कि विंड टर्बाइन फ्रीज कर गया, और जो फोटो मतलब ट्विटर में लोग शेयर कर रहे थे वो स्वीडन का था, मतलब यहाँ का था भी नहीं। और दूसरी बात यहाँ पे क्या दिक्कत हुआ, नेचुरल गैस वाला प्लांट बोल गया, न्यूक्लियर बोल गया, एक साथ बहुत सारा चीज़ बोल गया, क्योंकि इतने लो टेम्परेचर के लिए वो लोग डिज़ाइन नहीं किए थे इक्विपमेंट्स फ्रीज होने लगे, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट फेल हो गया, वो जैसे फेल हुए मेन पावर प्लांट शट डाउन हो गया, तो कैस्केड फेलियर ट्रिगर हो गया। तो वही समझिए इनको इन तक रिन्यूएबल्स ने डुबा दिया। पाकिस्तान में क्या हुआ, जो उनका मेन एक बड़ा पावर जनरेशन यूनिट था, वो बिना बताए, मतलब वही समझिए प्रिडिक्टेबल नहीं था, बिना बताए वो ट्रिप मारा, धड़धड़ा के पूरा कैस्केड फेलियर कर दिया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर मामले में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रिलायबिलिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम लोग के पास है, हम लोग बस एक एक्स्ट्रा फैक्टर डालेंगे, उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे, और ये हो रहा है। आपको एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, इंडिया में विंड कितना है, 40 गीगावाट का कैपेसिटी है, इस साल का बात कर रहा हूँ 2022 का, और हम लोग उससे कितनी बिजली निकाले 2022 में, 68,000 गीगावाट आवर, उतना यूनिट बिजली उससे हम निकाल चुके हैं, और हमारा ग्रिड अभी भी टिका हुआ है। फिर अगर इंडिया में सोलर की बात करते हैं, सोलर कितना है, 56 गीगावाट है, अति बम है, और उससे कितना निकाल चुके हैं, 73 टेरावाट आवर यूनिट निकाल चुके हैं। और बात समझ लीजिए कि भारत में सिर्फ 2000 के आसपास का ज़रूरत होता है, 73 तक हम लोग पहुंच गए, सेम यूनिट पहुंच गए, जो कि स्टार्टिंग में था कि अरे सोलर तो 1% भी नहीं दे पाएगा, अब हम लोग सेम यूनिट में आ गए, टेरावाट आवर में कैलकुलेशंस हो रहे हैं, और ज़्यादा दूर नहीं है। अब बोलोगे नहीं अभी भी 1000 का अंतर, भाई 1000-2000 का भी अंतर नहीं, सेम यूनिट आ गया। पहले किलोवाट में बात कर रहे थे, अब मेगावाट में कर रहे हैं, अब गीगा हो गया, गीगा भी क्रॉस हो गया, टेरावाट आ गया। समझ रहे, गुना में अंतर आते जा रहा है, हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो वही समझिए, और फॉसिल फ्यूल प्लांट बफर करता है, और उससे ये समझिए फॉसिल फ्यूल का भी ये फायदा होता है कि वो उसका कोल और गैस का डिमांड कम हो जाता है, कि गैस पावर प्लांट फुल फोर्स पे नहीं चल रहा है, उसको इस लाइक भाई ठीक है मैं हूँ कि अच्छा मतलब वेदर डेटा बुलाएगा कि भैया देखो क्लाउड कवर आने वाला है इस फार्म के ऊपर, इसका आउटपुट थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, आराम से धीरे धीरे क्लाउड कवर आना शुरू हुआ, धड़ा धड़ा इसका पावर बढ़ाना शुरू कर दिया, वो घट गया, फॉसिल फ्यूल चल रहा है लेकिन उसका टोटल कंजम्पशन घटते जाता है। और इसीलिए समझिए देश में हम लोग कर रहे हैं, मूर्ख नहीं है इंडियन सरकार, चाहे आपका जो एनर्जी कमीशन है वो मूर्ख नहीं है। और वही समझिए जो टोटल शेयर है कि कितना परसेंटेज है, 1% भी नहीं होता था सोलर विंड, आज 20% तक पहुंच गया है। तो वही समझिए रिलायबिलिटी वाले बात से कभी मूर्ख ना बने कि वो रिलायबिलिटी नहीं है, किसी चीज़ में नहीं है, हम लोग बस उसमें दिमाग मेहनत खून पसीना लगा के उसे रिलायबल बनाए रखते हैं, और
लोग कर रहे हैं ना, आपको इंडिया का ही एग्जांपल दे रहा हूँ था, 73 टेरावाट आवर, आप समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा यूनिट है। तो वहाँ तक कैसे पहुँच गए, बात वही है। अगर प्रिडिक्टेबल है तो आप हैंडल कर लोगे, रिलायबल होने की ज़रूरत नहीं है, रिलायबिलिटी को आप दूसरे से मैनेज करोगे। ऐसे ही इसीलिए ग्रिड बनाया गया था कि हर को हर किसी चीज़ से डिस्कनेक्ट किया गया है, डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीपल राउट है, इसीलिए। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स का। तो पॉलिटिक्स में ये समझिए कि यहाँ पे ये आपको समझना पड़ेगा, कड़वा बात है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। किसी को चवन्नी फर्क नहीं पड़ता इन्वायरमेंट से, लेकिन सबको फर्क पड़ता है ये फ्रीडम से। यानी कि आप किसी देश के पास जाते हैं, बोलते हैं कि भैया आप रिन्यूएबल्स को यूज़ करो, उससे आपका मतलब पर्यावरण बचेगा, उनको फर्क नहीं पड़ता। उसी कंट्री को आप बोलिए कि एक काम करो, रिन्यूएबल कर लो, तुमको किसी से भीख नहीं मांगना पड़ेगा, अगले दिन वो लोग काम करना शुरू कर देंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। लोगों को फ्रीडम बहुत पसंद है, और हिसाब ये समझिए फ्रीडम क्यों डायरेक्टली इफेक्ट होता है फ्यूल से, क्योंकि तेल का दाम मतलब फ्यूल का जो प्राइस है डायरेक्ट आपके खाने के दाम से बंधा हुआ है। यानी कि अगर तेल का दाम श्रीलंका में महंगा होता है, खाने का दाम भाग जाता है, पाकिस्तान में भी वही होगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है, तेल का दाम खाने के दाम से डायरेक्ट बंधा हुआ है। आपका फ़र्क नहीं पड़ता फार्मर लोग खाना बना भी रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, तेल है तो ही खाने का दाम कम है, क्योंकि अब मतलब फार्मर बना भी लिया, ट्रक नहीं चल रहा है कि उसे इधर से उधर कर सकते, क्या करोगे सर। तो ये समझने वाली बात बहुत ज़रूरी है, और उससे आपको दूसरा फ्रीडम मिलता है। मान लीजिए आप रिन्यूएबल्स पे पूरा पड़े, जैसे कि डेनमार्क बहुत अच्छा तक रिन्यूएबल तक पहुंच गया, स्वीडन भी काफ़ी हद तक कर लिया है, तो उनको टेंशन नहीं है भैया ग्लोबल वॉर हो रहा है, अरे कोई टेंशन नहीं सर, हमारा अपना बिजली है, किसी किसी दिन अप डाउन होता है तो उस दिन कोयला से हम संभालते हैं या नेचुरल गैस का जो छोटा मोटा रिजर्व है उससे बैलेंस कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो वही समझिए, और ये इसी कारण से यूरोप जो है पुतिन के अगेंस्ट खड़ा हो पाया, क्योंकि पुतिन पहली बार नहीं है कि उसने किसी जगह पे ढप्पा मार लिया, इससे पहले भी वो वॉर स्टार्ट किए हैं, और 9-9 साल तक वॉर स्टार्ट किए हैं, और कोई रोका नहीं, क्योंकि किसी के पास था ही नहीं कि भैया हम खड़े कैसे होंगे, ये हमारा गैस बंद कर देगा। तो किसी के पास था नहीं, बॉल्स जिसको कहते हैं ना, वो था नहीं कि लड़ सके। लेकिन यूरोप के पास इतना बॉल्स कहा जाएगा कि वो इसको समझ यूक्रेन को ओपनली सपोर्ट करने पर आ गया कि भैया नहीं नहीं तुम लड़ो, हम संभालते हैं। ऐसा कैसे हो गया, इतना बॉल्स कहाँ से आ गया, बिजली से। ये है यूरोपियन यूनियन का 2022 का रिपोर्ट, सबसे बुरा साल होने वाला था यूरोपियन यूनियन का 2022 का रिपोर्ट। देखिए कोल थोड़ा सा ऊपर चला गया, क्योंकि उनको डर था कि रशिया अगर गैस बंद कर दिया तो हम बैठ जाएंगे। तो सारे कोल पावर प्लांट जो डिकमीशन किए गए थे उसे स्टार्ट किया गया, सबको स्पूल अप कंडीशन में रखे कि मतलब बस थोड़ा सा चलते रहो, कि अगर हमें लोड पड़ता है तो हम चालू कर देंगे, डिस्पैचर वहाँ कर दें। और गैस का भी जो था वो चालू कर दिया, और यूएसए जो गैस बेच रहा था ठीक है। लेकिन आप देखिए हर लाइन प्यार से भागते जा रहा है। इसको अगर आप 2000 से कंपेयर करते हैं, 2005, 2010, 2015, 2022, और वैसे आप देखेंगे तो भैया विंड पिछले साल विंड और सोलर का जो टोटल आउटपुट था वो कोल और गैस से ऊपर चला गया है। इसीलिए यूरोपियन यूनियन के पास इतना ताकत हुआ कि भैया पुतिन तुम हुलुल करो, आज नहीं तो कल तो हम इंडिपेंडेंट हो ही जाएंगे। देखिए ग्राफ देखिए, ये मत देखिए कि आज कितना परसेंटेज, आप ये देखिए कि ग्राफ किस डायरेक्शन पे जा रहा है, ऊपर के डायरेक्शन पे जा रहा है। कोयला और गैस नीचे जा रहा है, कोयला तो ऊपर जाता भी नहीं, अगर ये वॉर स्टार्ट नहीं होता तो कोयला तो ऊपर जाता ही नहीं, कोयला और स्पीड से घट रहा था। तो वही वाली बात है। और ये देख लीजिए इसी साल मतलब यानी 2022 में हाइड्रो और न्यूक्लियर दोनों बैठ गया। क्यों? क्योंकि ड्राउट आया था। ड्राउट से आपका नदी सूखता है, नदी से हाइड्रो की बैंड बच जाती है, नदी सूख जाता है तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को ठंडा नहीं रख सकते, उसे भी बंद करना पड़ जाता है। तो वो दोनों घट रहा है, लेकिन कौन बस संभाला हुआ है? विंड और सोलर। और इसी से लोगों को अब हो गया कि भैया अगर 2022 का जितना हॉट पॉलिटिकल क्लाइमेट था, पुतिन जी का जो गिफ्ट था, उसके बाद भी दुनिया टिक गई, तब लोगों को समझ में आ गया कि भैया सोलर और विंड ही हमारा भविष्य। ये रियल वर्ल्ड बता रहा हूँ, इसीलिए देखिए ग्राफ में मत ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए किस स्पीड से ग्रोथ कर रहा है और किस स्पीड से कोयला और गैस नीचे आ रहा है। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और वही सोचिए कि आपका न्यूक्लियर हो जाए, आपका हाइड्रो हो जाए, दोनों का शॉर्टफॉल को सोलर और विंड बोलते जा रहा है, आप हमें बढ़ाते जाओ, हम संभालते चले जाएंगे। डायरेक्ट लीनियर कोरिलेशन है, आपको लोड ही नहीं लेना है, आप हम संभालते चले जाएंगे। और वही समझिए जो व्लादिमीर पुतिन ने जो बुच स्लैप किया यूरोप को कि नहीं भैया तुम लोग फट्टू लोग हो, हम कुछ भी कर लेंगे, हम क्राइमिया ढप्पा मार लेंगे, हम चचनिया पे ढप्पा मार लेंगे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। इसलिए यूरोप बोले भाई भूल गए क्या हम लोग किससे लड़े हैं? भूल गए किससे लड़े हैं? और तुमने भी खून बहाया है भाई, तुम्हें भी पता है कि हम लोग किससे लड़ के टिके हुए हैं, कहाँ से हम सब। तो वही एनर्जी, और ये नंबर जहाँ भागता है 50% को भी छूना क्रॉस किया, काम खत्म, काम खत्म सर, काम खत्म, 50% काम खत्म। तो वही समझिए कि सारे लोगों को समझ में आ रहा है कि भैया ऑयल और गैस पे डिपेंडेंसी देश को डुबा देता है, वो डिपेंडेंसी को हटाओ। और वही समझिए रिन्यूएबल एनर्जी जितना बढ़ती जाएगा डिक्टेटर्स साफ होते जाएंगे, क्योंकि डिक्टेटर्स के पास पावर कहाँ से आती है? रिसोर्सेज, जैसे कि चाहे वो वेनेजुएला हो चाहे सऊदी अरेबिया, वो सबके पास पावर क्यों है? फ्यूल। रिन्यूएबल्स पे चले जाइए, उनका पावर खुश हो जाता है। तो ये पॉलिटिक्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दे दिया। और 2022 में रिन्यूएबल्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लिया है, और स्पीड से वो चलते रहेंगे, जो कि अब हर कंट्री को उतरे कि नहीं भैया हमें तो अब भरोसा ही नहीं है ऑयल और गैस सप्लाई पे, टूट पड़ रहे हैं, लोन पे लोन उठा के वो सोलर और विंड के पीछे भाग रहे हैं। धड़धड़ा के आने वाले 5 साल के अंदर वो और परसेंटेज भाग जाएगा, वो 30 छू सकता है 5 साल के अंदर। तो ये बहुत बड़ा चेंज हो गया पुतिन का गिफ्ट के तौर पे। मतलब समझिए पुतिन बोले अपना पावर बचाने के लिए भैया वो अपना ही पावर पे मतलब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, ऑयल और गैस का डिमांड ही कम हो जाएगा। तो अब बात है फैक्ट पे।
तो फैक्ट पे ये समझिए कि क्या रिन्यूएबल मैजिक है? कतई नहीं, किसी भी हालत में नहीं, हो ही नहीं सकता। हर का प्रॉब्लम है। बस ये अगर आप कंपेयर करते हैं फॉसिल फ्यूल के, तो ये कम बुरा ऑप्शन है। इसी मामले से आपको चलना होगा। जैसे बोलेंगे ना कि अरे हम विंड टर्बाइन लगाएंगे तो उससे बर्ड्स का डेथ होगा। सर, जो आपका स्काई स्क्रैपर बनाते हैं, हर स्काई स्क्रैपर से इतने बर्ड्स का लॉस होता है ना, वो बहुत बड़ा नंबर है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ऑप्शन मैजिकल नहीं है, बस कम खराब है। यानी कि अगर आप स्काई स्क्रैपर बनाते हैं, उससे 50,000 चिड़िया साफ होती है। विंड फार्म बनाते हैं, विंड फार्म से 20,000 होता है, तो आपका 30,000 का तो फायदा हो रहा है ना। इस हिसाब से चलिए। जैसे कि होता है सोलर करते हैं तो उससे ये होता है, ठीक है, वो हो रहा है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है, जैसे कि काफ़ी लोग का कि अगर आप सोलर विंड फार्म जो है सी में बनाते हो, तो सी लाइफ को काफ़ी नुकसान होता है, जो कि होता नहीं है एक्चुअली। लेकिन मान लीजिए ये कल को निकलता है कि हम लोग फ्लोटिंग सी फार्म बनाने शुरू कर देते हैं और उससे नुकसान होता है, ठीक है। और अल्टरनेट क्या है, कोयला जलाते रहो और पूरा का पूरा प्लानट को भूंज दो। तो समझ रहे, ऑप्शन वही देखिए कि आप कम बुरा ऑप्शन चुन रहे हैं। तो क्या होगा, काफ़ी लोग को नहीं हम लोग को मैजिक के पीछे भागना चाहिए। बात है कि कभी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि मैजिक जैसे कि फ्यूजन एनर्जी हो जाए, चाहे न्यूक्लियर हो जाए, कभी भी ऐसा नहीं होता है। ये सब एक कहावत है, हर भाषा में, हर लैंग्वेज में, हर कल्चर में है कि इफ़ इट्स टू गुड टू बी ट्रू, इट्स टू गुड टू बी ट्रू। मतलब कि अगर कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, चांसेस है कि वो नकली है, चांसेस है, गारंटीड है। और पूरा इतिहास गवाह है जिसे कहते हैं, कि इसीलिए हम लोग को मैजिक के पीछे नहीं भागना। जो है, क्या वो पहले से बेटर है? हाँ, वैसे ही करके लाइफ चलता है। इसलिए बोल रहे हैं कि पहले हम लोग के पास 1G फ़ोन था, फिर 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया। ऐसे ही करके एनर्जी में भी होगा कि अभी हम लोग फॉसिल चल रहे हैं, फिर रिन्यूएबल में आएंगे, फिर रिन्यूएबल से बेटर में जाएंगे। तो अगर आप डायरेक्ट सोचोगे हम डायरेक्ट 4G 5G पे कूद जाए, नहीं होगा सर, आपको इसी रास्ते से गुजरना है। और कोई भी कंपनी आपको सेल कर रही है कि हम मैजिकल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हर से नुकसान होगा, बस कम नुकसान होना चाहिए। और वही समझिए, फ्री लंच नहीं होता इस दुनिया में। और वही समझिए कि हर मतलब वेक्टर सॉल्व नहीं हुआ है रिन्यूएबल्स का, ये बात एकदम सही है। जैसे कि पम्प्ड स्टोरेज जो है, पम्प्ड ऑफ ग्रिड पंप स्टोरेज जो है सिस्टम है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन उसका रेड टेप उसको लटका के रखा हुआ है, वो नहीं सॉल्व हुआ है। क्योंकि जब वो हो जाए तो हम लोग को ये भी नहीं रहेगा कि भैया मतलब गैस से हम लोग को समझिए ग्रिड को बैलेंस करना पड़ेगा। वो भी संभाल लेगा, बहुत संभाल लेगा। और उसमें आप गूगल कीजिए कि जापान के पास कितना बड़ा ऑफ पम्प्ड हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज है, बहुत बड़ा बड़ा है। हम लोग सब लोग बोलते हैं बैटरी चाहिए, बैटरी चाहिए। अरे भैया, पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज न्यूक्लियर के लिए बनाया गया था, और वो कई गीगावाट आवर तक स्टोर कर सकता है एनर्जी, कई गीगावाट आवर में। यानी कि वो आराम से बड़े बड़े शहर को 1-2 दिन तक संभाल सकता है। तो उतना अगर आप लगते हो तो सोलर से आप लीजिए, और सोलर प्रिडिक्टेबल है, आपको पता रहेगा, वेदर रिपोर्ट से आपको पता रहेगा कितना आउटपुट आ रहा है, कितना इनपुट रहेगा, बैलेंस कर सकते हैं। तो इसमें है, सारी टेक्नोलॉजी सॉल्व हो गई है, लेकिन हर एक चीज़ मतलब होता है फाइन ट्यून नहीं हुआ है। जैसे कि विंड फार्म का रिसाइकलिंग कैसे करेंगे, ये भी नहीं हुआ है। ये रास्ता अभी अनक्लियर है। लेकिन ठीक है, ऐसे ही करके होता है। ऐसे आप पहले बैटरी बनाते हो, फिर बैटरी का कचरा बनता है, फिर उसके बाद आप उससे रिसाइकलिंग का सॉल्व करते हो। ऐसे ही होता है। सारा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है, लेकिन हर मामले में फॉसिल फ्यूल से बेटर है। जैसे कि इंडिया में ये आपको जो सोलर पार्क बनाया गया, दुनिया का सबसे बड़ा है, 2 गीगावाट से ज़्यादा पावर दे रहा है। तो क्या होगा जब इसको डिकमीशन किया जाएगा, जब इसके पैनल्स को डिकमीशन किया जाएगा? अभी ठीक से नहीं पता है, लेकिन क्या ये काम कर रहा है? हाँ, कर रहा है। क्या ये बेटर है 2 गीगावाट के कोल पावर प्लांट से? हर मामले में, हर हालात में। नेचुरल गैस पावर प्लांट से हो जाए, चाहे आपका किसी भी प्लांट से हो जाए, हर मामले से बेटर है। तो वो फ़ायदा है। और हिसाब ये समझिए कि हमें आज रहना है, मतलब सेव टुडे सो यू कैन बिच टुमारो। आप कल कम शिकायत करने के लिए आज जिंदा रहना ज़रूरी है ना सर। अगर आप आज ही जिंदा नहीं रहे, क्योंकि बहुत लोग जो ये मिथ शब्द में फंस जाते हैं, वो इन एक्शन पकड़ लेते हैं, यानी कि हम कुछ करेंगे नहीं। वो बहुत खतरनाक बात है। करना तो आपको पड़ेगा। जैसे आपको सीधी बताइए, इंडिया जितना सोलर पे खर्च कर रहा है, उससे उसको फ़ायदा हो रहा है। जितना गीगावाट आवर ये सेल कर पा रहे हैं, उतना गीगावाट आवर आप कोयल से नहीं खपत कर रहे, क्योंकि कोल का कोई भी खदान अनंत नहीं होता है, ख़त्म हो जाता है। कोल लंबा चलेगा। गैस हमें खरीदना पड़ता है, ख़त्म नहीं होगा तुरंत, धीरे धीरे रहेगा। डिमांड, दाम घटा देंगे हम लोग। ऐसे ऐसे करके इसको बढ़ाते जाएँ। विंड जितना बढ़ाते हैं, इंडिया में विंड उतना अच्छा से अभी पर नहीं फैलाया है, लेकिन गाड़ी खुल रही है उस पे भी। आपका बिजली उतना दूर दूर तक कैसे शेख रहे हैं। HVDC लिंक इंडिया में बहुत सारे बन गए हैं, धीरे धीरे करके, और पूरा देश को जोड़ा जा रहा है। समझ रहे, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, बस फाइनलाइज कर रहे हैं। 2G को समझिए फुल डिलीवरी कर रहे हैं, तब आगे जा पाएंगे। ये नहीं कि भाई फ्यूजन कर लेंगे या फिजन कर लेंगे। भैया फिजन बहुत महंगा पड़ता है। हम लोग सोलर विंड के लिए रो रहे हैं, जो सस्ता हो रहा है आप फिजन कर लेंगे। जैसे ऐसे बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की, अरे भैया तो चिल्लर छोटा है, पॉकेट से निकालेंगे बन जाएगा। हम लोग का 2012 में थोरियम रिएक्टर का प्रोटोटाइप कंप्लीट हो जाना चाहिए। दिस इज ईयर 2023, इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो वही समझिए, फैक्ट यही है कि क्या रिन्यूएबल्स मैजिकल है? नहीं, उसमें बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें फॉसिल फ्यूल से कम प्रॉब्लम है। इसीलिए हम लोग उसको आगे ले जा सकते हैं। और जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे, उस पर पूरा डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो धीरे धीरे और बेटर टेक्नोलॉजी निकालेगी। जैसे 2G से 3G पे गए, 3G से 4G पे गए, वैसे ही होगा। ये जो डायरेक्ट धप्पा मारने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भूखे मारेंगे उस चक्कर में।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन जो मिथ है रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, जैसे उसकी रिलायबिलिटी हो जाए, इमिशंस हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।